तो आज जो हम अपना नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं वो है साउंड। तो साउंड के बारे में आज हम बात करेंगे कि साउंड क्या होता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है ना। साउंड के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो साउंड क्या होता है? साउंड होता है टाइप ऑफ एनर्जी। ये क्या है? साउंड क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है। जैसे कि लाइट एक एनर्जी है, ऐसे ही साउंड क्या है? साउंड भी एक एनर्जी है ना। तो साउंड क्या करता है? इट क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग्स। तो ये क्या करता है? हमारे कानों में सेंसेशन क्रिएट करता है, जिससे हम क्या कर पाते हैं? किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। तो ये सेंसेशन, साउंड क्या होता है? कोई भी साउंड हमारे कानों पे क्या होता है? सेंसेशन क्रिएट कर पाता है, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं? कोई चीज़ सुन पाते हैं। ठीक है। तो साउंड क्या है? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और ये कैसे ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी वेव के थ्रू ट्रेवल करता है ये, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। जैसे अगर ये ए पर्सन कोई बात बोल रहा है, तो इसका जो साउंड जाएगा यहाँ से, ये साउंड क्रिएट जो कर रहा है, ये साउंड वेव की फॉर्म में जाएगा दूसरी जगह पे। ठीक है। अब हम बात करें कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ना। तो साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है तो वो क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड करेगा। कोई भी बॉडी, दुनिया की कोई भी बॉडी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट का मतलब क्या है? उसमें कंपन हो रहा है ना। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। अभी अगर हम किसी टेबल को वो करते हैं, तो कोई भी बॉडी क्या करती है? अगर वो कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो अभी ये पेन है मेरे हाथ में, अगर इसको ये वाइब्रेट करेगा, है ना, अगर मैं इसको ऐसे बजाता हूँ और ये वाइब्रेट करेगा, यानी अगर इसमें कंपन होगा इसके पार्टिकल्स में, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लैपिंग ऑफ पाम्स, है ना। जैसे हम अपने हाथों को बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, तो तालियां बजाने पे क्या होता है? क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है? बॉडी वाइब्रेट कर रही है। ठीक है। वाइब्रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग का, है ना। जैसे गिटार होता है, गिटार की स्ट्रिंग को हम खींचते हैं, तो स्ट्रिंग का खींचना वो क्या है? वाइब्रेट कर रहा है ना। वो वाइब्रेट करता है तो साउंड निकलता है। बीटिंग ऑफ अ टेबल, किसी एक टेबल को बजाना, है ना। जिस टेबल पे आप बैठे हो उस टेबल को अगर बजाओगे ऐसे हाथ मार के, तो क्या होगा? उसमें वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसमें, वो वाइब्रेशन क्या करेगा? वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, एक ड्रम जो होता है, जो बजाने वाले ड्रम होते हैं, उनका जो डायफ्राम होता है, वो देखा है कभी जब वो बजाते हैं, ढोल वाले बजाते हैं, तो क्या होता है उसमें? एकदम से जब वो अपना वो क्या वो होता है, जो भी वो बजाने का जो होता है उससे बजाते हैं, तो क्या होता है? उससे, उसको बजाने से जो डायफ्राम होता है उसमें क्या होता है? उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे फ्लूट होता है, फ्लूट, है ना। फ्लूट क्या है? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो फ्लूट में जो एयर कॉलम होते हैं उनमें एयर जो होती है वो वाइब्रेट करती है, इसी वजह से फ्लूट में क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे गिटार का वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि साउंड जो होता है, साउंड क्या होता है? एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है और एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। दूसरा कि ये एक सेंसेशन क्रिएट करता है। क्या करता है? सेंसेशन क्रिएट करता है। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। कैसे होता है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो वाइब्रेट करेगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा ही। ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्लैपिंग ऑफ पाम्स, वाइब्रेटिंग अ स्ट्रिंग, बीटिंग अ टेबल, डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, है ना, ये सारी चीज़ें। अब बेसिकली वाइब्रेशन होता क्या है? यानी अगर हम वाइब्रेशन को देखें कि वाइब्रेशन क्या होता है, तो वाइब्रेशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है
यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, यानी दो दो टेबल सी बना रखी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब पहले में क्या है कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल्स स्टेबल हैं अपनी जगह पे, है ना। पार्टिकल्स क्या है, स्टेबल हैं, स्टेबल कंडीशन में है पार्टिकल। और दूसरी जगह देखो, दूसरी जगह क्या है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो इधर उधर मूव क्यों कर रहे हैं, मान लो ये ए पर्सन ने अपनी कोई आवाज़ प्रोड्यूस करी, है ना, कुछ बोला इसने, तो इसका साउंड क्या करेगा, ये जो या ये समझ लो ये बी पर्सन है, तो इसने अपनी आवाज़ जो है प्रोड्यूस करी, अब इसने कुछ बोला, और ये आवाज़ क्या करेगी, ये स्टेबल जो पार्टिकल्स हैं इनसे जाके टकराएगी, और इसके स्टेबल पार्टिकल जो होंगे, एयर समझ लो, एयर का, है ना, तो एयर के पार्टिकल से जाके टकराएगी ये। जब एयर के पार्टिकल्स जाके टकराएगी तो पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, जो नीचे में दिखा रहे हैं ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पार्टिकल में डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, यही तो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन, और इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो होगा ट्रांसफ़र कर जाएगा अनदर प्लेस पे, दूसरे पर्सन के पास, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस कंडीशन हो गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे हम बात करेंगे वेव के बारे में। पहले हम समझते हैं कि वेव क्या होता है ना, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए पहले समझना कि वेव क्या होती है। साउंड के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें समझना है साउंड क्या होती है, एक तरह की वेव होती है ना। तो साउंड को समझने के लिए हमें पहले वेव को समझना पड़ेगा कि वेव क्या होती है। देखो वेव क्या होती है, द डिस्टर्बेंस और ऑस्किलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस हो जाना, सिंपल सी चीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ में किसी चीज़ का कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो वेव हो जाएगा, है ना। या डिस्टर्बेंस और ऑस्किलेशन, तो ऑस्किलेशन का मतलब ही क्या है, मूवमेंट होना, है ना। मान लो कि ये एक पोल है और इस पोल पे एक ये रोप बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है। अगर ये पर्सन इस रस्सी को हिलाता है ना, एक झटका दिया इसने और ये रस्सी हिलने लगी, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, वेव की फॉर्म में आ जाएगी ना। अभी ये सीधी थी और इसने सीधी, जैसे ये बिल्कुल इस मोशन में होगी ना, बिल्कुल सीधे मोशन में थी ना पहले खींच के, और अगर इसमें ये थोड़ा सा भी इसको मूव करेगा, हिलाएगा, तो ये वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक वेव टाइप की हमें दिखाई देगी। वेव का मतलब एक लहर टाइप की दिखाई देगी हमें, है ना। तो वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है, यानी एक मीडियम में किसी भी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होना ही क्या कहलाता है, वेव कहलाता है, ठीक है। अब वेव में होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि अगर यहाँ से इसने इसको हिलाया इस रोप को, तो यहाँ तक हिलेगी ये रोप, है ना। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि रस्सी इसने यहाँ पे हिलाई थी लेकिन यहाँ पे भी हिल रही है रस्सी, तो ये क्या हुआ, ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, ये चीज समझने वाली है कि देखो एनर्जी तो पार्टिकल्स ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन पार्टिकल्स कभी भी उस एनर्जी के साथ नहीं चले जाते। देखो ये पार्टिकल जो है ना, ये पार्टिकल तो यहीं रहेगा, ये पार्टिकल यहीं रहेगा, लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो एनर्जी अपने आगे को ट्रांसफर कर देते हैं, ना कि खुद चले जाते आगे। तो एक रस्सी में अगर वेव क्रिएट होती है तो वो वेव के साथ एनर्जी तो ट्रांसफर कर देगा, लेकिन खुद ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, खुद नहीं चला जाएगा एनर्जी के साथ। तो इनमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल्स में, ठीक है। तो वेव में क्या होता है, वेव किसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होती है, और वेव क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। दूसरा, इसमें पार्टिकल्स में कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक रिंग डाल दूं, है ना, एक रिंग डाल दूं, तो रिंग इससे जुड़ी हुई नहीं है, एक अटैच नहीं है। अब मैं इसको रोप को हिलाऊंगा तो ये रिंग तो यहाँ तक पहुँचा देगा, लेकिन क्या रस्सी के जो पार्ट्स होंगे, रस्सी के जो पार्टिकल्स होंगे, वो भी चले जाएंगे क्या इसके आगे? नहीं, रस्सी के पार्टिकल्स कभी भी आगे नहीं जा सकते। अभी एक रस्सी है ना, तो अब ये जो रस्सी थी इसके पार्टिकल्स थोड़ी ना आगे चले जाएंगे कि भाई रस्सी के पार्टिकल्स आगे। रस्सी जो है, रोप जो है, वो ऊपर नीचे तो होगी, लेकिन उसके पार्टिकल्स आगे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि वेव कितने टाइप की होती हैं। तो वेव होती है दो टाइप की। कितने टाइप की वेव होती हैं? दो टाइप की। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो 7 टाइप की वेव होती हैं, 7 वेव होती हैं, है ना। और मैकेनिकल वेव
तो ये दो टाइप के हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम पढ़ना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। दैट रिक्वायर्स नो मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी ऐसी वेव जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए, यानी कि अब प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट वेव, एग्जाम्पल के तौर पे लाइट वेव। अब लाइट वेव है तो ये, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट वेव को कोई मीडियम चाहिए क्या? अभी सन से लाइट अर्थ तक आ रही है तो स्पेस से होकर ट्रेवल करती है, और स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के अंदर भी तो आ रही है, वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है। तो मीडियम नहीं है फिर भी लाइट ट्रेवल कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, एक ही एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, विजिबल जिसे हम लाइट ही बोलते हैं, इंफ्रारेड, कॉस्मिक, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो मैंने 7 टाइप की वेव पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है, 7। तो ये है, ये वेव को हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना कि हम वेव नहीं पढ़ रहे, इसमें हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन सी हुई, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, यानी चलने के लिए, इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। तो रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। जैसे साउंड वेव, तो पता है साउंड जो होता है, इट कैन नॉट ट्रेवल इन एब्सेंस ऑफ मीडियम। तो अगर मीडियम, कोई मीडियम नहीं है तो साउंड भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो स्पेस में इसी के थ्रू अगर हम समझें तो स्पेस में अगर दो लोग आपस में बात करेंगे तो उनकी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, है ना। ऐसे मून पे अगर दो आदमी आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरे की आवाज़ दूर से नहीं सुन सकते, उनको कुछ ना कुछ हेडफोन, कुछ ना कुछ कोई डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा अपनी बात। जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ऊपर जाते हैं तो वो अपनी आवाज़ स्पेस में ऐसे वो नहीं कर सकते, सुनाई नहीं देती उनको, तो वो उन्हें डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, है ना, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा हुआ होता है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो समझने वाली बात यह है कि मैकेनिकल वेव जो होती है उसको मीडियम चाहिए ही होता है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये एब्सेंस ऑफ मीडियम क्या नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे लाइट है, लाइट क्या करती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, करती है कि नहीं करती। लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बलजार एक्सपेरिमेंट था, तो जो ये शो करता था कि भाई लाइट जो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में। जैसे ये एक बॉटल टाइप की है हमारे पास, एक जार है, इसमें एक रॉड लगी हुई थी, है ना, एक रॉड लगी हुई थी, और यहाँ इसको हमने पूरा कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। और ये इस रॉड को हम वैक्यूम ट्यूब भी बोल सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब था ये, है ना। और यहाँ एक अंदर जो थी, अंदर एक बेल लगी हुई थी, एक बेल लगी हुई थी। तो अब हमने क्या किया, इस वैक्यूम ट्यूब के थ्रू क्या किया हमने, सारा इसकी जो एयर है वो तो बाहर निकाल ली हमने। अब इस यहाँ पे एक और रॉड लगी थी जिसके थ्रू क्या किया, इस बेल को बजाया गया। तो हमने देखा कि इसका साउंड जो था वो बाहर नहीं आ पा रहा था। इसका मतलब ही क्या था कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये बलजार एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था, और इसके कारण हमें पता लगी कि हाँ भाई साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। तो हमने अब 2 टाइप की वेव सीख ली। कौन कौन सी वो वेव सीखी हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी सीखी है मैकेनिकल वेव, दोनों। तो अब बताओ कि साउंड कौन सी वेव है, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या मैकेनिकल वेव है। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के बेस पे समझेंगे कि टाइप ऑफ वेव कितनी तरह की होती है। तो इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है द वेव फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ऑस्किलेशन परपेंडिकुलर टू द डिस्टरबेंस। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी है, जिसमें जो डिस्टरबेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है,
कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो द वेव फॉर्म बिकॉज ऑफ ऑस्किलेशन परपेंडिकुलर टू द डिस्टर्बेंस। तो इसका जो ऑस्किलेशन है, इसका जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, वो कैसे होता है, ऊपर नीचे होता है। कैसे होता है, ऊपर नीचे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, देखो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है। अब पार्टिकल्स जो है ना इसके ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया। ट्रांसवर्स वेव क्या है, जिसमें जो ऑस्किलेशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है, वो परपेंडिकुलर होता है टू द डिस्टर्बेंस। तो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इसके परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे, है ना, पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वाटर वेव, लाइट वेव, है ना। तो वाटर में भी हम देख सकते हैं कि वाटर में क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं। जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक पॉन्ड है ना, और इस पॉन्ड में हम एक पत्थर फेंकें, है ना, तो पत्थर में क्या, पत्थर फेंकने से इसमें वेव फॉर्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, इसमें कई सारी वेव बन जाएंगी, बहुत सारी वेव बनने लगेंगी। एक तालाब में अगर एक पत्थर फेंक दें तो कई सारी वेव बनने लगेंगी। अगर इस वेव में हम कोई कागज़ डाल दें, ऐसे एक कागज़ डाल दें, तो वो कागज़ तो आगे पीछे ट्रांसफ़र होगा, है ना, कागज़ तो चला जाएगा आगे की, लेकिन वो पार्टिकल्स सिर्फ ऊपर नीचे होते रहेंगे, है ना। वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, एनर्जी तो आगे तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके पार्टिकल्स केवल ऊपर नीचे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो इतना ये नहीं समझना तुम्हें ज़्यादा, बस इतना ही समझना है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, यानी ऑस्किलेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्टर्बेंस होता है। दूसरा हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, द वेव फॉर्म बिकॉज ऑफ द ऑस्किलेशन पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस। तो इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ समझ में आई कि इसमें जो ऑस्किलेशन होगा वो पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस होगा। पहले कैसा हो रहा था, परपेंडिकुलर टू द डिस्टर्बेंस, लेकिन अब जो ऑस्किलेशन होगा, अब जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का, वो कैसा होगा, पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस। कैसा होगा, पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव बिकॉज ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल्स मीडियम पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस। तो इसमें कैसा हो रहा है, पार्टिकल्स का जो डिस्टर्बेंस, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है टू द डिस्टर्बेंस। जैसे ये वाला डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो अब ये पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स का मूवमेंट आगे पीछे हो रहा है। उसमें कैसा हो रहा था, ऊपर नीचे। इसमें क्या हो रहा है, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन में पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं। कौन से मोशन में, बैक एंड फोर्थ मोशन में, बैक एंड फोर्थ मोशन में। तो बैक एंड फोर्थ मोशन में जब पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, ये अपनी जगह से हिल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यानी आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, तो इस वेव को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस साफ है कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स जो होते हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं, यानी पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस। तो इसमें ऑस्किलेशन जो होता है वो पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस होता है। अभी ये एक दे रखा है, देखो इसमें नॉर्मल पोजीशन बता रखी है कि नॉर्मल पोजीशन ये होती है ना। तो इसमें डिस्टर्बेंस देखो कैसे हो रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस कैसे होता है, ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर वाले पार्ट को, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और नीचे वाले पार्ट को, ऐसे जो नीचे वाला ये वाला जो फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रो। क्या बोलते हैं, ट्रो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म जो समझने वाली है वो कंप्रेशन। क्या है, कंप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंप्रेशन। तो अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी लॉन्गिट्यूडनल का वो पार्ट इन विच पार्टिकल डेंसिटी इज वेरी हाई। तो पार्टिकल्स की डेंसिटी जिसमें बहुत ज़्यादा होती है ना, ऐसा लॉन्गिट्यूडनल का ऐसा पार्ट, क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का ऐसा पार्ट जिसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको, कंप्रेशन। दूसरा है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिसका इसका अपोजिट होता है रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन का। क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल डेंसिटी इज लो। तो जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी कैसी है, लो है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। देखो
अब ये क्या है, एक स्प्रिंग टाइप का समझ लो इसे, एक स्प्रिंग है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पार्टिकल की डेंसिटी बहुत हाई है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कंप्रेशन। ये क्या है, कंप्रेशन। ये क्या है, रेयरफेक्शन, जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत लो है, यहाँ फिर कंप्रेशन है, यहाँ रेयरफेक्शन, और यहाँ फिर कंप्रेशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन। अच्छा, लेबोरेटरीज में साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो हम ये समझेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन लेबोरेटरीज। तो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है ये क्या करता है, देखो ये इसको हिलाने पर, अगर मैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मूव करूं थोड़ा सा इधर, तो फिर ये इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, यानी एक दूसरे की तरफ ये पार्टिकल्स टकराना शुरू कर देंगे। और देखो ये क्या होगा, यानी एयर में पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाएगा, टकराना शुरू हो जाएंगे, और ये पार्टिकल्स क्या बनेंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो अब देखो ये पार्टिकल्स आगे एक दूसरे में टकराएंगे ना, तो क्या बनाएंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो ये कंप्रेशन हो गया। अब आगे जाके एक एक पार्टिकल बना लेंगे, तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाएंगे। तो बिकॉज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन साउंड ट्रेवल्स। तो अगर हम बात करें कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत क्यों होती है ट्रैवल करने के लिए, कि साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल क्यों नहीं कर सकता, तो इसका आंसर सीधा सा ये है कि साउंड को ज़रूरत होती है, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरत होती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की। और जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो होता है वो पार्टिकल्स में ही होगा, है ना। तो किसी भी मीडियम में जब तक पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, कोई मीडियम जब होगा तो उसमें पार्टिकल्स जब होंगे तभी तो वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाएंगे। तो बिकॉज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन साउंड नीड्स अ मीडियम। तो साउंड को क्या चाहिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साउंड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है नेचर ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम का नेचर कैसा होगा, ये चीज अफेक्ट करेगी साउंड को। तो नेचर क्या होगा, अब हमें ये जानना है कि साउंड किस में ज़्यादा ट्रेवल करता है, किस में जल्दी ट्रेवल करता है, किस मीडियम में जल्दी ट्रेवल करता है और किस मीडियम में कम ट्रेवल करता है, माने धीरे से ट्रेवल करता है। तो देखो पहले हम समझ लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सॉलिड में सबसे तेज होगा। किस में तेज होगा, सॉलिड में, सॉलिड में सबसे तेज होगा। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होंगे, बताओ कैसे होंगे, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। तो जब एक दूसरे के पास होंगे पार्टिकल्स तो अपनी एनर्जी एक दूसरे को बहुत जल्दी से ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। तो जब ये एनर्जी अपनी एक जल्दी से ट्रांसफर कर पाएगा, अभी ये पर्सन है, अभी सॉलिड में, अब इसने कोई सेंसेशन क्रिएट किया, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास बहुत जल्दी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, एनर्जी पहुंचा देंगे। तो साउंड जल्दी ट्रेवल करेगी, ज़्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी किसमें, आयरन में। तो आयरन में स्पीड कितनी होती है, यानी आयरन या सॉलिड में कितनी स्पीड होती है। तो अभी हम आयरन की अगर बात करें तो आयरन में स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी होती है। और वाटर में कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड। एयर में क्या होती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड है इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो आयरन में कितनी है 5130 मीटर पर सेकेंड, वाटर में कितनी है 1500 मीटर सेकेंड, और एयर में कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नेचर ऑफ द मीडियम हमें पता पड़ा कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे भी कम ट्रेवल करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड गैस में सबसे कम होती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हमें देखने में ये लगता है कि हम बोल रहे हैं तो हमारी बात दूसरा आदमी ज़्यादा जल्दी सुन सकता है, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई नहीं, गैस में जो होता है यानी कि एयर में साउंड जल्दी ट्रेवल करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉलिड में सबसे तेज करती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है साउंड की स्पीड को, बिल्कुल करता है। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे
कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में ज़्यादा होगी। कैसी होगी? ज़्यादा होगी। अब जितनी गर्मी बढ़ती चली जाएगी ना तो क्या होगा? साउंड गर्मी में ट्रेवल फास्ट करती है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन हॉटर डेज साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन एयर। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही साउंड तेजी से ट्रेवल करेगी। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट जो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी इन एयर। तो जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एयर में, स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि वाटर वेपर के पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एयर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो जितने ज़्यादा वाटर वेपर के पार्टिकल्स होंगे एयर में तो उतना ही साउंड ट्रेवल करेगी फास्ट। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा अगर एयर में तो क्या होगा? साउंड भी तेज़ी से ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेव। वेव हम पढ़ ही रहे हैं बेसिकली, तो वेव को देख लेते हैं। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो पहले वेव को समझ लेते हैं कि वेव कैसे काम करती है, कैसी होती है वेव। तो देखो ये एक वेव है ना। अब ये वेव क्या है? यहाँ तक जा रही है। अब एक वेव ने चलना शुरू किया तो जितना ऊपर वेव जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम से, नॉर्मल से जितना ऊपर वेव जाती है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये एक वेव का एम्पलीट्यूड है, नॉर्मल से ऊपर की तरफ जाता हुआ। ठीक है। अब ये क्या है? ये इसको लैम्डा से हम डिनोट कर रहे हैं। लैम्डा से क्या है? ये लैम्डा से। लैम्डा मतलब वेव लेंथ। ये वेव लेंथ है। वेव की लेंथ कितनी होगी, यानी वेव की जितनी लेंथ होगी उसको लैम्डा से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक वेव की लेंथ है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। अब ये भी लैम्डा है, यहाँ से नीचे ट्रेवल किया एक पार्टिकल, इतना आया तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझनी है। तो वेव लेंथ क्या होती है? तो वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो। तो डिस्टेंस यानी कि दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? वेव लेंथ। वेव की लेंथ। समझ में आया नहीं आया? और इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो वेव लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो इज नोन एज वेव लेंथ। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी मीटर, और इसे डिनोट करेंगे लैम्डा से। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो यही तो मैं बता रहा था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मान लो एक ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो यहाँ से ये ऊपर तक, इतना ऊपर तक गया तो हम बोलेंगे कि ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर ही होगी। यानी कि एम्पलीट्यूड की भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है टाइम पीरियड की, कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से। किससे डिनोट करते हैं? ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा कि टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाई अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो होता है तो एक वेव के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल पूरा करना ही क्या बोला जाता है? वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम टेकन बाई अ वेव कंप्लीट वन साइकिल और ऑब्जेक्ट। तो किसी एक ऑब्जेक्ट की वन साइकिल कंप्लीट कर लेना है ना, वन कंप्लीट साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक वेव की कंप्लीट साइकिल जो हो जाती है उसको क्या बोल लेते हैं हम? टाइम पीरियड। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव होती हैं कंप्लीट इन वन सेकेंड। यानी एक सेकंड के अंदर कितनी वेव चल रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी।
और फ्रिक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से, या फिर न्यू से, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी के दो फॉर्मूले हैं, कि दो फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला तो यही है कि नंबर ऑफ वेव्स और अपॉन में टाइम। तो फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊपर हमें नंबर ऑफ वेव्स चाहिए और नीचे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, या फिर जो दूसरा फॉर्मूला हमारा है तो वो है फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन में टाइम। क्या है, फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जैसे दे रखा है कि अभी ये क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा है कि 5 सेकंड में 500 वेव ट्रेवल करती हैं, यानी कि किसी मीडियम में 5 सेकंड के अंदर 500 वेव ट्रेवल कर रही हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो 500 को डिवाइड कर दो 5 से, तो देखो 5 को 5 से डिवाइड कर दिया और आ गया 1, तो 20, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 100। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में अगर 500 वेव ट्रेवल करती है इन 5 सेकंड्स, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो एसआई यूनिट क्या होती है, फ्रिक्वेंसी की हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का होता है 1 अपॉन में टाइम। क्या होती है फ्रिक्वेंसी, 1 अपॉन में टाइम। और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, हर्ट्ज, जो सेकंड पर सेकंड होती है। ठीक है, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब कुछ ये फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी ये फॉर्मूले से इतना टाइम नहीं होता वीडियो में, तो अभी फॉर्मूला केवल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बाद में लगाएंगे इसके। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव, यानी एक वेव के द्वारा 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो उसकी स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड को हम v से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टाइम। एक्स क्या होगा, डिस्टेंस, और t अपॉन टाइम। और इसका ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्या होगी ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने के लिए, कि अगर आ ही जाता है कि इसकी वेलोसिटी निकालो इस फ्रिक्वेंसी की, है ना, तो एक वेव की स्पीड निकालो, है ना, तो वेलोसिटी निकालो, तो उसके लिए आ जाता है, तो ये फॉर्मूला होगा। अच्छा, रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एंड द वेव लेंथ, यानी फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ में क्या रिलेशन है ना। देखो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है ना इसको, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना है इस पर, बेशक यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ये अगर कोई हैवी क्वेश्चन आ जाता है जिसके बहुत कम चांसेस हैं, तब ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। बाकी हमारा काम इसी से चल जाएगा कि नंबर ऑफ वेव कितनी होती हैं और टाइम, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव कितनी होंगी, टाइम दे के तुरंत निकाल सकते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बस इतना ही पूछा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी समझ लेते हैं। अच्छा, रिलेशन, तो फिर अगर रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, है ना। तो देखो एज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये हो गया v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टाइम। तो फॉर अ वेव हम क्या लिख सकते हैं कि x क्या है, x है डिस्टेंस, है ना, तो वो क्या है, लैम्डा, वेव लेंथ, वही तो वेव लेंथ हो गई। तो ऑल्सो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो लैम्डा भी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये यानी इस वेव की लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का। ऑल्सो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड भी टाइम होता है, तो हम इसको टाइम से टाइम इज इक्वल टू टाइम कर सकते हैं, यानी टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ये हो गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, सो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड। क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड। तो v इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या बना हुआ, लैम्डा 1 अपॉन में टाइम पीरियड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन में 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन फॉर्मूला हमारा बना वो बना फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन टाइम पीरियड। क्या बना, फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो इन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ साउंड, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करो से क्या है।
व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ साउंड। इतने क्वेश्चन हार्ड आएंगे नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, अभी देखेंगे हम, है ना। तो व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ साउंड, यानी कि एक व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी वेव लेंथ क्या होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्ज है, एंड स्पीड, स्पीड कितनी है 350 मीटर पर सेकंड है इन एयर में। तो उसकी वेव लेंथ निकालो, वेव लेंथ पूछ रहा है कि वेव लेंथ क्या होगी। तो वेव लेंथ निकालने के लिए सब देखो, स्पीड कितनी दे रखी है 350 मीटर पर सेकंड, कितनी दे रखी है 350 मीटर पर सेकंड, और इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रिक्वेंसी तो हमें निकालनी नहीं है, क्या निकलवाना है, वेव लेंथ, यानी कि लैम्डा निकलवा रहा है। तो वेव लेंथ के लिए हमें क्या फॉर्मूला, तो वेव लेंथ और अभी हमने फ्रिक्वेंसी की में रिलेशन समझा था ना, तो फ्रिक्वेंसी निकालना या वेव लेंथ निकालना वो एक ही बात हो गई। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, फ्रिक्वेंसी वाला। तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, और फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए v अपॉन में लैम्डा। तो v क्या है, अब हमारे पास दे रखा है तो फ्रिक्वेंसी लगा दो, फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास दे रखी है, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 200, है ना। और सॉरी स्पीड हमारी कितनी दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड, और नीचे लैम्डा दे रखा है। तो अब लैम्डा को हम इधर ले आएंगे और 200 को इधर ले आएंगे, तो 200 को डिवाइड करेंगे 350 से, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू 3.5 अपॉन में 2, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/75 मीटर पर सेकेंड, मीटर में आएगा ना इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। द हार्ट बीट ऑफ अ मैन, है ना, द हार्ट्स ऑफ अ मैन बीट्स 75 टाइम्स इन अ मिनट। तो एक आदमी का जो दिल है वो 75 बार धड़कता है भाई 1 मिनट के अंदर, है ना। तो व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो सिंपल सा है कि नंबर ऑफ वेव दे रखी है हमें, नंबर ऑफ वेव कितनी है 75, और टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड्स, है ना। तो हमें 1 सेकंड का ही तो निकालना होता है ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। अब 60 को इसको 75 को 60 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो बस टाइम पीरियड लगा दो और 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी लगा दो, जो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी तो फिर वो निकल आएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन निकालने हैं इसके। अभी हम क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, इस वीडियो में इतना टाइम नहीं मिल पाता हमें। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अपने को समझेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यानी एक साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, साउंड वेव की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या वो हो सकती हैं। तो साउंड वेव में हमें जो पहला समझना है साउंड वेव में, वो है लाउडनेस एंड साउंड। व्हाट इज लाउडनेस, लाउडनेस क्या होती है और साउंड क्या होता है बेसिकली। तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता, यानी उस साउंड की तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है उसकी साउंड की, तो वही क्या हो जाएगा लाउडनेस। यानी हम बोलेंगे कि कोई साउंड लाउड है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता अगर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा लाउडनेस। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो लाउडनेस का मतलब है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उतना लाउडनेस ज़्यादा, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा लाउडनेस ज़्यादा, लाउडनेस ज़्यादा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अभी ये 2 डायग्राम दे रखे हैं, देखो इससे समझो कि पहले वाले का एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल का इस जगह तक पहुंच जाना ही ये क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी उसका एम्पलीट्यूड है। तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना। देन दूसरे वाले का जो है इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम दे रखा है पहले वाले से। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो हम कह सकते हैं कि ए इज लाउडर देन बी। तो ए क्या है, ए लाउडर है, यानी इसका साउंड, ए वाले का साउंड जो होगा ये क्या डिनोट कर रहा है फर्स्ट डायग्राम के
ए इज लाउडर देन बी, यानी ए की आवाज बी वाले से ज्यादा होगी, ये लाउडर है। दूसरी चीज है पिच ऑफ द साउंड, यानी पिच क्या चीज होती है, पिच क्या होता है, तो पिच का मतलब होता है श्रिलनेस, श्रिलनेस या शार्पनेस, जिसे हम पतली आवाज भी कह देते हैं, ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड पिच। तो श्रिलनेस यानी एक साउंड की श्रिलनेस जो होती है, शार्पनेस, पतलापन जो होता है, वो क्या है, वो उसकी पिच है। तो पिच किसके प्रोपोर्शनल होती है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स इन 1 सेकेंड। तो उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, 1 सेकेंड में वेव्स जितनी ज्यादा निकलेंगी, पिच उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं, ये फर्स्ट डायग्राम में देखो दिखाई रखा है साफ, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी पिच जो होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इसके साउंड की जो श्रिलनेस होगी, पतलापन जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। तो पिच ये होगा। तो इस पिच, इसकी पिच कैसी है, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, तो पिच भी कैसी होगी, इसकी हाई हो गई। पिच कैसी होगी, इसकी हाई हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पिच कैसी होती है, बहुत हाई होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है। और वुमेन जो होती हैं, वुमेन की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई होती है, तो पिच भी उनकी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और मैन की जो वॉइस होती है, आदमी की जो आवाज़ होती है, वो कैसी होती है, उसकी पिच कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है साउंड की, कि साउंड की क्वालिटी कैसी होगी। तो ये डिपेंड ऑन वेव फॉर्म, जैसी वेव बनती है उसी के हिसाब से ये डिपेंड करती है। कि अब हम इसको म्यूजिक बोलें या नॉइस बोलें, है ना, तो ये डिपेंड करता है अपॉन टाइम। कोई भी एक टाइम पे हमें एक साउंड कैसा दिखाई दे सके, सुनाई दे सकता है कि वो म्यूजिक है, और वही साउंड दूसरे व्यक्ति को शोर सुनाई दे सकता है कि अरे भाई क्या शोर शराबा कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है टाइम पे, डिपेंड अपॉन टाइम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इनटू द सेम मीडियम। अब ये एक व्यक्ति है, इसने साउंड बोला, मतलब अपना साउंड बोलने का मतलब ये कि इसने आवाज करी, इसने आवाज करी और ये आवाज इस सरफेस से टकरा करके वापस लौट आई। तो यही क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड। साउंड बाउंस बैक हो गया, यानी लौट के इसी के पास आ गया, इन सेम मीडियम, बिल्कुल इसी के पास आ गया। तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब क्या होते हैं, इसके लॉज भी होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉज क्या है, वही लाइट के जो हमने लॉज पढ़े थे ना, वही है, सेम लॉज है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये सेम प्लेन का मतलब क्या है, देखो ये एक सरफेस है और यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे आई और सेम प्लेन में निकल गई, यानी बिल्कुल इसी एंगल पे आई और इसी एंगल पे चली गई। तो इसको क्या बोलेंगे, यानी ये क्या है, फर्स्ट लॉ है। तो ये एक प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये है, ये वेव आई यहाँ से, एक ये वेव आई, मान लो ये वेव आई, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वेव इधर से आ रही है और ये एक वेव इधर को चलेगी, ऊपर को चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वेव जो एक ही प्लेन में लाइज करती हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन के साउंड होते हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम कहाँ देखते हैं, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, तो लाउड स्पीकर, मेगाफोन में जो लाउड स्पीकर होते हैं, पुलिस वाले चिल्लाते हैं भाई आ जाओ नीचे उतर आओ दुश्मनों से, है ना, चोरों से, कुछ नहीं करेंगे, तो वो माइक सा जो लेके चिल्लाते हैं ना, वही वो एक मेगाफोन होता है। तो मेगाफोन में देखो साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती हैं। ये मेगाफोन क्या करता है, साउंड वेव को क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। तो यहाँ से साउंड वेव जाती है, ये ट्रेवल करती है और ये ऐसे करके निकल जाती है। तो ये क्या करती है, साउंड वेव को कंसंट्रेट करती है। दूसरा क्या हो गया, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इस टाइप का डिवाइस होता है, ये भी देखो साउंड वेव को ऐसे क्या करता है, कंसंट्रेट करता है टू द ईयर।
दूसरा है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले ही। इन बिग हॉल्स एंड इन बिग हॉल्स रूफ इज मेड कॉनकेव। तो रूफ्स को कॉनकेव बनाया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट द साउंड वेव टू ऑडियंस। जैसे कि बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स, उसमें क्या हो जाता है, उसकी जो रूफ देखी होंगी तुमने, है ना, कोई ऑडिटोरियम है, उनकी रूफ कैसी बनाई जाती है, कॉनकेव बनाई जाती है। कॉनकेव का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो यहाँ पे ऑडियंस हमेशा ऊपर बैठी हुई होती है। ऊपर क्यों? क्योंकि साउंड वेव आएगी और तुरंत टकरा के उनके पास तक आ जाएगी। तो यही क्या है, ये कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, यानी साउंड वेव को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ही ये बनाए जाते हैं इन कॉनकेव। क्या बनाए जाते हैं? कॉनकेव। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ईको। ईको क्या होता है? व्हाट इज ईको? ईको क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड। क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड का रिपीटेशन जो होता है ना, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रिफ्लेक्ट करता है ना, रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें वही साउंड कैसे सुनाई देता है? बार बार सुनाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईको बोलते हैं। जैसे सुनो सुनो सुनो, अब ये बार बार सुनाई दे रहा है हमें, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ईको। लेकिन ईको ऐसे नहीं होता जैसे मैं बता रहा हूँ। ईको क्या है? ईको की कुछ कंडीशन होती है। इसके बीच का फर्स्ट कंडीशन ये कहती है, ईको होने के लिए टाइम गैप बिटवीन द साउंड वेव, जो साउंड वेव है उसके बीच में टाइम गैप जो होगा, या तो वो ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। कितने से? 1/10 से, है ना, या फिर इक्वल होना चाहिए 1/10 के। यानी जो साउंड वेव जो आ रही है हमारे कान में, एक साउंड वेव गई और दूसरी साउंड वेव गई, तो इन दोनों के बीच में कितना, या तो इससे ज़्यादा हो टाइम गैप या इसके बराबर हो टाइम गैप, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? किससे ज़्यादा? 1/10 या 0.1। अगर इन दोनों के बीच में टाइम गैप है साउंड वेव का, तो हम वो फर्स्ट तो ईको होगा। दूसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर एंड रिफ्लेक्शन ग्रेटर और इक्वल 17.2 मीटर। क्या मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस होगा, है ना, सोर्स, जहाँ से, सोर्स का मतलब जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, और जो ईको सुनेगा लिसनर, उन दोनों के बीच में जो रिफ्लेक्शन होगा और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। इसीलिए जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, बड़े बड़े, देखा होगा घरों में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हॉल होंगे, तो वहाँ पे साउंड ईको करता है, साउंड गूंजता है, बार बार सुनाई देता है हमें। इसीलिए घरों में छोटे कमरे बनाए जाते हैं, ना कि बड़े कमरे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े कमरे होंगे और गैप हो जाएगा 17.2 मीटर, तो साउंड क्या करने लग जाएगी? ईको करने लग जाएगी, यानी साउंड गूंजने लग जाएगी, बार बार रिपीट होके आएगी। एक बार मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल दिया था, एक बार चाय मांगी और शाम तक बार बार चाय 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 सुनाई दे रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे? ईको। दूसरा क्या है? रिब्रिवेशन ऑफ साउंड। रिब्रिवेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल ईको, है ना, बाय विच साउंड बिकम कंफ्यूजिंग। तो रिब्रिवेशन क्या होता है? साउंड का रिपीटेशन, है ना, और ये मल्टीपल ईको हो जाती हैं। एक ईको नहीं, अब कई ईको हो गई, मल्टीपल ईको, है ना। इसकी वजह से साउंड कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसी को, रिब्रिवेशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टू मिनिमाइज दिस साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, तो वी यूज साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। तो हम ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो क्या करता है? साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि कर्टेन्स वगैरह हम घरों में लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, है ना, फाइबर के बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, तो उनसे साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चेयर होती हैं, हम लोग होते हैं, तो हमारी बॉडी भी साउंड को एब्जॉर्ब करती है ना, और हम चेयर्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसकी वजह से हमें फिर साउंड में गूंज नहीं सुनाई देती। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑडिबल साउंड, कि व्हाट इज ऑडिबल साउंड, कि ऑडिबल साउंड क्या होता है। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड क्या होता है? ह्यूमन कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विद इन रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ऑडिबल साउंड वो है, ऑडिबल का मतलब है जो सुना जा सकता है ना, ह्यूमन के द्वारा। तो वो कौन सा सुना जा सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही साउंड सुना जा सकता है, ये ऑडिबल है। ना तो इसके नीचे 19 हर्ट्ज का साउंड सुन सकते हैं हम, और ना 20,001 हर्ट्ज का साउंड सुन सकते, यानी इससे ऊपर का साउंड नहीं सुन सकते,
है ना, और इससे नीचे का 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड नहीं सुन सकते, और इससे ऊपर का साउंड नहीं सुन सकते। इनऑडिबल साउंड क्या होता है, जिसको हम नहीं सुन सकते, तो वही है लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे का, और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड हम नहीं सुन सकते। तो जो 20,000 से जो नीचे साउंड होता है ना, 20,000 से जो नीचे साउंड होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज से कम है, उसको हम नहीं सुन सकते, उस साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। जैसे अर्थक्वेक, डॉल्फिन्स, ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम, इसको सुन सकते हैं क्या? हम नहीं सुन सकते। तो डॉल्फिन जो आपस में बात करती हैं, है ना, उस साउंड को हम नहीं सुन सकते। दूसरा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है, हमें पता भी नहीं पड़ता कि कब अर्थक्वेक आ गया। पेंडुलम ऑफ ऑस्किलेशन, अभी एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम का मतलब एक झूला समझ लो। अब वो झूला अगर मूव कर रहा है आपस में, है ना, तो ये पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम ऑस्किलेट करेगा, और ये पेंडुलम ऑस्किलेट करेगा तो क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा, इधर से, इसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी हमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब इंफ्रासोनिक साउंड को कौन सुन सकता है? कोई है भाई ऐसा दुनिया में जो इंफ्रासोनिक को सुन सकता है? बिल्कुल सुन सकते हैं। एलिफेंट सुन सकते हैं इसको, हिप्पोस सुन सकते हैं, ऑक्टोपसेस सुन सकते हैं, पिजन सुन सकते हैं, और वेल्स भी इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अल्ट्रासोनिक साउंड। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड? अल्ट्रासोनिक कौन सा है? जो 20,000 से ऊपर है। तो साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000, तो ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? बैट्स प्रोड्यूस करती हैं, चमगादड़ जो होती हैं, डॉल्फिन्स भी इसको प्रोड्यूस करती हैं, है ना, और पोर्पोइसेस जो होते हैं, रेट्स, माइस, ये क्या करते हैं? इसको